ये आकाशवाणी है। एक कविता का अंत। आज प्रस्तुत है श्री नरेंद्र खजूरिया की डोगरी कहानी एक कविता दा अंत का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। नाट्य रूपांतर श्री जितेंद्र शर्मा ने किया है और हिंदी अनुवाद श्री विष्णु भारद्वाज ने। तो सुनिए नाटक एक कविता का अंत। नगर के प्रसिद्ध कवि गणेश जी ने कविता लिखना और कवि सम्मेलनों में भाग लेना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज की ताजा खबर। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। कमाल करते हो भाई, अखबार के पहले सफे पर छपी 2 कॉलम की खबर पढ़कर भी तुम्हें यकीन नहीं आया। लेकिन क्यों? मैं पूछता हूँ, आखिर कवि गणेश ने फैसला क्यों किया? कमाल है, सीधी सादी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। माय डियर, गणेश एक भावुक और संवेदनशील कवि है, हमारे तुम्हारे जैसा तुक्कड़ नहीं। अरे भाई, वो अपनी प्राण प्यारी पत्नी की आकस्मिक मृत्यु का इतना बड़ा आघात बर्दाश्त नहीं कर पाया। आया समझ में? लेकिन जीवन में ऐसे आघात ही तो उच्च कोटि की कविता को जन्म देते हैं माय डियर। जरा सोचो तो, उसकी रचनाओं में कितना दर्द और कितनी वेदना उमड़ आएगी। नहीं, मुझे इस खबर पर विश्वास नहीं होता। ये खबर बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ओह, फिर फोन। यस प्लीज। मैं एडिटर साहब से बात कर सकता हूँ? जी, बोल रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने अखबारों में पाठकों को दुखी करने वाली खबरें क्यों छापते हैं? आप किस खबर की चर्चा कर रहे हैं? यही कि गणेश जी ने कविता लिखना हमेशा के लिए छोड़ दिया है। लेकिन ये तो बिल्कुल सच्ची खबर है। पर ये सूचना आपको किस सिलसिले ने दी है? हमारे संवाददाता ने। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो सिर फिरा नहीं है, अच्छा खासा संजीदा इंसान है। ये खबर कहीं उनके अपने दिमाग की उपज तो नहीं है? जी नहीं, ये खबर हमने गणेश जी के घर वालों से कंफर्म करने के बाद ही छापी है। रियली? यस। ओह गॉड, लगता है कवि गणेश के प्रशंसक आज मुझे पागल करके ही दम देंगे। गणेश बेटा, देख हम लोग कब से तेरी मिन्नत खुशामद कर रहे हैं, तो कुछ बोलता ही नहीं। गुमसुम सा बहू की फोटो ही बिटर बिटर देखे जा रहा है। देख बेटा, तेरा इसका इतने भर का ही साथ था गणेश। हाँ, होनी बड़ी बलवान होती है। बहू के अंत्येष्टि पर कितने लोग आए थे। इसलिए नहीं कि कविता नमक के जाने माने व्यापारी की बहू थी, बल्कि इसलिए कि वो शहर के प्रसिद्ध कवि गणेश की पत्नी थी। और आज यहाँ कौन कम लोग आए हुए हैं जी। आंगन में खड़े वे सब सूनी नजरों से एक तक तेरे कमरे की ओर देखे जा रहे हैं। हमारी तरह सबका यही कहना है बेटा कि तुम अपना फैसला बदल दो। बापूजी। बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो। बोलो। मैं अब कभी कविता नहीं लिखूंगा, कभी नहीं। गणेश? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। गणेशी, हम पर तो कुछ दया कर। पगले, तेरी कविता के कारण हमारे नाम दूर दूर तक फैल गए हैं। तेरे कारण ही तो सारे परिवार की तस्वीरें अखबारों में छपती हैं। अरे, मुझे बाजार में से गुजरते देखकर लोग इशारों इशारों में बातें करते सुनाई देते हैं। ये है कवि गणेश नमक वाले की माता जी। हाँ। पर मेरे साथ चलने वाली लखपतियों की घरवालियों की बात कोई नहीं पूछता। देख बेटा, हमारी ये इज्जत, ये मान तुम्हारी कविता के कारण ही है। देख, अगर तूने कविता लिखनी छोड़ दी तो हमारा तो 2 कौड़ी मोल भी नहीं रहेगा रे। कवि सम्मेलनों में शामिल होने के लिए बेटे तुम 400-500 से कम नहीं लेते,
और रेडियो और अखबार वालों से भी तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। पगले, अरे महीने की 1000-2000 रुपए की ऊपर की आमदनी को क्यों ठोकर मार रहा है रे? मैं मजबूर हूँ बापूजी। वैसे धन तो हमने नमक के व्यापार में भी कम नहीं कमाया रे, पर यश और मान तो तुम्हारी कविता से ही मिला है बेटा। यश और मान को मारो गोली जी। बेटा, ये तो सोचो कि तुम्हारी कविता की वजह से शहर के बड़े बड़े अफसर हम पर कितने मेहरबान हैं। गणेश बेटा, ये सरस्वती देवी ऊंचे भाग्य वाले पर ही कृपा करती है, इसका निरादर मत कर बेटा। बस करो, मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा बेटे, चले जाते हैं हम लोग, चले जाते हैं। लोगों को भी दम दिलासा देकर भेज देते हैं। पर तू अच्छी तरह सोच विचार कर ले। क्यों शानी? ठीक है जी, इतनी जल्दी भी काय की है, आराम से सोचने दीजिए इसे। चल चलो। देख बेटा, 8 बरस की साधना को ऐसे एक झटके से त्याग देना कोई समझदारी नहीं है, समझे बेटे? सोच समझ कर फैसला कर दे। हाँ, सोच समझ कर फैसला कर दे। हाँ, 8 बरस बीत गए। इसी कमरे में पहली बार मैंने कविता का सुंदर मुखड़ा देखा था। कविता जी, ये देख, मैं सबकी सब किताबें ले आया हूँ। अच्छा, अपनी लिस्ट से मिलाकर देख ले। यहाँ रख दीजिए। यहाँ नहीं, अलमारी में रखता हूँ, कोई ने देख न ले। यहाँ कौन है किताबें देखने वाला? बता, अब तो खुश है ना? बहुत। अरे ये कापी में क्या लिख रही हो? देखा ना। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हमारे खिलाफ कोई चिट्ठी पत्री तो नहीं लिख रही मायके वालों को? छोड़िए ना, मुझे दीजिए कॉपी मेरी। ये तो नज़में लगती है। अरे तू कविता भी लिखती है? मेरा तो नाम ही कविता है। अरे नाम में तो कोई हर्जा नहीं, पर कविता लिखने में कोई हर्ज होता है क्या? वैसे होता भी है और नहीं भी। क्या मतलब? देख, भले घरों की बहू बेटियां नज़में नहीं लिखती। क्या? बापूजी सुनेंगे तो बहुत खफा होंगे। अरे उन्हें तो संगीत से भी नफरत है। पर सुन, वैसे तेरा बड़ा ही मन करे ना, तू चोरी चोरी कविता लिख लिया कर। अरे जैसे मैं गाने का शौक पूरा करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ गा कर लेता हूँ। शौक भी पूरा हो जाता है और हनुमान जी भी खुश हो जाते हैं। तुझे मेरी इस बात पर हंसी नहीं आई? जी हाँ, पर ध्यान रहे, कविता लिखकर छट से फाड़ दिया करना। कहीं वो कागज बापूजी के हाथ लग गया ना तो घर में भूचाल आ जाएगा। कविता, क्या सोच रही हो? हाँ? कुछ नहीं। अच्छा ये बता, तूने कविता लिखना सीखा किससे? अपने मामा जी से। मेरे मामा जी जाने माने कवि हैं। अच्छा। हाँ, उन्हीं की प्रेरणा से मैं लिखने का यत्न करती, लिखकर उन्हें दिखाती और ठीक करवाती। अच्छा। उनके पास किताबों के ढेर थे, मैंने एक एक करके सारी पढ़ डाली। वाह, आजकल तो जैसे कविता लिखने का फैशन ही चल पड़ा है। जिसे और कोई कामकाज नहीं मिलता वही कवि बन जाता है। कविता सुन, तू मुझे कविता लिखने का गुर नहीं सिखा सकती क्या? देख, मुनीमी तो मैंने तेरी कसम केवल 2 महीनों में सीख ली थी। क्यों नहीं, अब शुरू में मैं आपको कविता लिख दिया करूंगी और फिर एक दिन आप स्वयं लिखने लग जाएंगे। आपका कंठ भी बड़ा सुरीला है, सस्वर कविता पाठ करके आप श्रोताओं पर दुगना प्रभाव डाल सकते हैं। कविता, क्या पागलपन है ये? मेरी जान है री। छोड़िए ना, कोई देखेगा। क्यों दर्पण देख रहे हो, तुम्हें कौन सी आशंका है? दर्पण तो वो
करते जिनका रूप ढला करता बोल 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 ना। अबे बोलता क्यों नहीं? तेरे को कविताएं लिखने और कवि सम्मेलनों में पढ़ने की छूट किसने दी? अरे भांड बनकर खानदान की नाक कटवाने की जरूरत कैसे की तूने? चिल्लाते क्यों हो? ठंडे स्वभाव से नहीं समझा सकते? बापूजी, कविता करने से खानदान का नाम बढ़ता है, घटता नहीं है। ये तू बोल रहा है मेरे सामने? हाँ, मैं ही बोल रहा हूं। मैंने आपके सामने सारी उम्र चुप रहकर बड़ी गलती की और अब अपनी चाह पूरी करके मैंने एक ही रात में प्रसिद्ध हो जाने वाली कहावत सिद्ध करके दिखा दी है। लेकिन बेटा, इस शायरी ने बादशाहों का वंश नाश कर दिया। देख बेटे, तेरे इस चस्के से तो हमारा दिवाड़ा पिट जाएगा। ऐसा उल्टा ऐब ना लगाना बेटा जिससे हमारा वंश ही डूब जाए। अरे बेटे, मैं तुझे हारमोनियम पेटी मंगाई देता हूँ, सुबह शाम जी भर के बजाया और भजन गाया कर। हाँ बेटे, और देख, अगर तू कहे तो मैं बादामों की बोरी ला दूं तेरे लिए। अरे बेशक अखाड़े में जाया कर, पर जैसे भी हो बेटा, ये शायरी वायरी छोड़ दे। बेटा, बड़ों की बात मान लेने में ही छोटों की भलाई होती है, समझे? हाँ भगवान, अब बस तू ही समझा अपने लाडले को। इतनी देर में मैं इनकम टैक्स की तारीख भुगता हूँ। क्या बात है जी, सुख तो है ना? अरे आज तो मेरा रोम रोम खुश हो उठा है गणेशी की माँ। कहाँ है मेरा जीने जोग लाडला गणेश? अरे गणेशी, क्या बात है बापूजी? बेटा, मेरे गले लग जा, ठंडा कर दे बेटा। क्यों जी, कोई मुई जागीर तो नहीं मिल गई है आज? अरे तेरा बेटा सच कहता था भगवान कि कविता से मान बढ़ता है, घटता नहीं है। कुछ बताओगे भी, पहेलियां ही बुझाए जा रहे हो। अरे मैं इनकम टैक्स के दफ्तर पहुंचा ही था कि सबसे बड़े अफसर ने बुला भेजा और हाँ? पूछने लगा, कवि गणेश आपका ही बेटा है? तुम मानोगी झूठ, पर सच कहूं, मेरा सारा शरीर थर थर कांपने लगा। हाय, मैं मर जाऊं। अरे मैं डरा कि भाई शायरी के जोश में ये बुद्धू न जाने क्या कुछ बकाया होगा कवि सम्मेलन में। मैं इनकार करने ही वाला था कि साहब बोला, वो तो छुपा रुस्तम निकला। इतनी जोरदार कविता कभी कभार ही सुनने को मिलती है। अरे जी चाहता है उसे मिलूं, बातें करूं, कहना कभी कोठी पर आने का कष्ट तो करे। सच? हाँ हाँ, अरे हमारे लाडले की इनकम टैक्स के अफसर के साथ दोस्ती हो जाएगी भगवान, तो फिर हमें सब कुछ माफ। तब तो आप बेचारे पर यूं ही खफा हो रहे थे। अरे बेटा गणेशी, अरे गणेशी, अरे मुझे माफ कर देना बेटा। आज तूने शायरी से वो काम कर दिखाया है जो सारा धन भी नहीं कर सकता था बेटे। पर सुन बेटे, तू कोठी पर जाकर केवल कविता ही नहीं सुनाते रहना, मौका मिलते ही अपने पुराने केस की बात भी चलाना। अच्छा बापूजी। और हाँ बेटा, रोज 5-10 कविताएं लिख लिया कर। अरे जिस चीज की मांग पड़ जाए बेटा जी, उसका फौरन स्टॉक कर लेना चाहिए। अरे चाहे वो नमक हो, चाहे कविता हो। वाहवाही का आनंद लूटकर मैं खुशी से फूला ना समा रहा था। मेरे पांव धरती पर नहीं टिकते थे। मां और बापूजी भी प्रसन्न थे। कविता पहले की तरह चाहे चुप गुम सी रहती, फिर भी लगता कि वो सास ससुर से, मुझसे, घर के वातावरण से संतुष्ट ही है। गीता के ब्याह के दिनों कविता सुगढ़ गृहिणी की तरह दिन भर कामकाज में जुटी रहती और शाम को 16 सिंगार करके ढोलक के ताल पर सुरीले सुरों में सुहाग गाती तो ऐसा जान पड़ता कि वो तन मन से इस घर के साथ सदा सदा के लिए जुड़ चुकी है। पर एक दिन मुझे सच्चाई का पता चल गया।
जल्दी कैसे आ गया बेटा? एक जरूरी काम है माँ। कविता अपने कमरे में ही है ना? हाँ, उसे तो मैंने गीता के ससुराल भेजा है बेटा हालचाल पूछने। मुझसे कहा तो होता, उसे अकेले इतनी दूर क्यों भेज दिया? हाँ, भूल हो गई बेटा। मुझे एक अखबार के लिए अभी अभी इसी वक्त एक कविता चाहिए। जाने उसने कॉपी कहाँ रखी होगी। कमरे में देखो बेटा, मिल जाएगी। हाँ हाँ देखता हूँ, ना मिली तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये डायरी कैसी है? देखूं, शायद इसमें ही कोई कविता हो। अरे ये क्या क्या लिखा है कविता ने? कल सुहाग रात थी, जिसकी मानो युगों युगों से प्रतीक्षा थी मुझे। मैं घूंघट निकाले सेज पर बैठी ये सोच रही थी कि थोड़ी देर में मेरे सपनों का रंगीला राजकुमार ऊंचा लंबा छैल छबीला मस्तानी चाल चलता हुआ मेरे पास आएगा और अपनी पतली लंबी उंगलियों से मेरा घूंघट ऐसे हटाएगा जैसे कोई चित्रकार अपनी कूची से कैनवस पर पहली रेखा खींचता है। और फिर वो मेरा तपता हुआ चेहरा अपनी हथेलियों में भर लेगा और मेरे रोम रोम में जल तरंग बज उठेगा। और फिर देर तक उसकी मीठी मीठी बातों का अमृत मेरे कानों में टिप टिप गिरता रहेगा। पर उसने आते ही एक ही झटके से मेरा घूंघट ऐसे हटाया जैसे किसी बही खाते का वर्क उल्टाया हो। फिर वो अपनी आंखें यूं झपकाने लगा मानो किसी ने उस पर सर्च लाइट फेंक दी हो, और फिर गंवारों की तरह आलती पालती मारकर मेरे अंग अंग को इस तरह घूरने लगा जैसे उसके सामने मैं नहीं, एक परोसी हुई थाली रखी थी जिसमें उसकी पसंद के भांत भांत के व्यंजन पड़े थे, चटनी और एक सब्ज मिर्च भी। वो दोनों हाथों से थाली पर झपट पड़ा और तभी अपने पिता की एक डांट सुनकर वो चौंका और आया बापूजी कहता हुआ मुंह ढीला करके कमरे से बाहर निकल गया। सपाट पीठ, ठिगना कद, घने घुंघराले बाल और गर्दन जैसे बिल्कुल गायब। मेरे सपनों का राजकुमार कहाँ लोप हो गया? मेरी आशाओं की उस बारहदरी के बीचों बीच लंबी गहरी दरार क्यों पड़ गई? क्या कुछ सोचा था मैंने और ये सब क्या हो गया? मैं तो ठगी गई। ओह कविता, मुझे इस कमरे में उम्र कैद काटनी है, जहां एक तरफ छत को छूती हुई नमक की बोरियां ही बोरियां हैं, फर्श की ईंटें नमक की सीलन से गल सड़ चुकी हैं, सामने दीवार पर लक्ष्मी की तस्वीर वाला एक पुराना कैलेंडर लटक रहा है और उसके पास ही किसी बुजुर्ग का डरावना सा फोटो टंगा है। पथराई आंखें, मुरझाया चेहरा, आगे को झुकी हुई गर्दन, जीवन का कोई लक्षण नहीं। ये फोटो अवश्य किसी मुर्दे का है। लगता है यहाँ मेरा भी यही हाल होगा। हाँ,
मैं इस नमक की खान में गिरती धंसती चली जा रही हूँ। कैसा निर्दयी है ये संसार, कितनी घिनौनी है इसकी सामाजिक व्यवस्था, जहां घर में आने वाली पराई लड़कियों को उनके गुणों से नहीं, दहेज की लिस्टों की लंबाई से परखा जाता है, जहां भले घर की बहू बेटियों को कविता लिखने की आज्ञा नहीं, जहां साहित्यिक रचना और नमक की थैली में कोई अंतर नहीं, जहां पत्नी की प्रतिभा के बलबूते पर पति यश से झोलियां भरकर भी आभार का एक शब्द नहीं बोलता। ओह, कविता। आज वो फिर कवि सम्मेलन में गए हैं, वाहवाही लूटने, खानदान का नाम रोशन करने। पर कब तक चलेगा ये पाखंड? अब तो वो पूरा हक जताते हुए कविता ऐसे मांग लेते हैं जैसे जैसे बनियान, रुमाल या पानी का गिलास मांगा करते थे। पर मैं उनकी फरमाइशें कब तक पूरी करती रहूंगी? छत को छूती हुई नमक की इन बोरियों की सीलन से मेरा दिमाग ही नहीं, मेरी सोच भी दिन प्रतिदिन गलती सड़ती जा रही है। प्रेरणा के स्रोत सूखते जा रहे हैं। ओह, कविता, कविता। अरे, आप अभी तक जाग रहे हैं? आज इतनी देर तक क्या कर रही थी? माँ जी ने कहा था रसोई बड़ी गंदी हो रही है, उसे धोकर सोना। तुझे बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है ना कविता? नहीं तो इधर आ, इधर मेरे पास बैठ। आ जा। अब सो जाइए ना। देख, तुमसे एक बात करनी है तुमसे। कहिए। मुझे पहले पता चल जाता ना कि ये घर तुम्हारे योग्य नहीं है तो एक दिन भी तुम्हें नर्क ना भोगना पड़ता। पर आज अचानक कैसे पता चल गया? दिन में यहाँ आया था और कविताओं की कॉपी ढूंढते ढूंढते तुम्हारी डायरी हाथ लग गई। क्या कहा? डायरी? हाँ, उसमें लिखी बहुत सी बातें समझने की मुझ में अक्ल नहीं, पर इतना जरूर पता चल गया कि इस घर में तूने कभी सुख का अनुभव नहीं किया। सुन कविता, मैं तुझे बंदी बनाकर यहां लाया था, आज मैं अपने हाथों तुझे मुक्त करता हूं। चली जा यहां से, चली जा। कौन? कौन है? हम है बेटा। रात हो गई और तू वैसे ही अंधेरे में गुमसुम बैठा है रे। हाय मैं मर जाऊं। अरे तूने क्या हाल बना लिया है अपना। इस तरह तो हम लुट जाएंगे, सारा काम काज ठप हो जाएगा बेटा। गणेशी, कुछ होश कर मेरे बेटे। हाँ बेटा। तेरे फैसले के कारण सारा शहर अफसोस कर रहा है। तू क्या समझता है रे, तेरी शायरी सिर्फ तेरी है? नहीं नहीं बेटा, वो तो सारे देश की है। तू उसे सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकता। बापू जी, मैंने कविता का निर्जीव शरीर छूकर प्रण किया है कि अब कलम नहीं उठाऊंगा। अगर तू बहू की याद में कुछ छोड़ना ही चाहता है बेटा, तो संसार में हजारों चीजें हैं, उनमें से कोई एक त्याग थे। पर अगर तूने कविता लिखनी छोड़ दी
तो मेरा मरी का मुंह देखेगा। नहीं माँ, नहीं। अगर मैंने अपना प्राण तोड़ दिया तो कविता की आत्मा हमेशा भटकती रहेगी। नहीं रे, नहीं बेटा, अगर तू कहे तो उस जैसी 10 कविताएं तेरे सामने लाकर खड़ी कर दूंगा। उस बेचारी की आयु ही इतनी थी बेटा। बरसों से रखी है ये बोरियां यहाँ पर, मजा ले कभी एक भी हिली हो? इन्हें बहू पर ही गिरना था। जिसकी जिस बहाने लिखी हो वो उसी बहाने जाता है रे। तेरी इस जिद के कारण सबसे बड़ा दुख तो उस बेचारी की आत्मा को पहुंच रहा होगा बेटे। सुन गणेश, बहू की याद में हम अपनी बिरादरी की सभा में एक बढ़िया पक्का कमरा बनवा देंगे। हाँ। ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। मेरे बेटे, अपनी जिद छोड़ दे बेटे। मान जा बेटे, मान जा। नहीं, मैं अब कभी नहीं लिखूंगा, मैं कभी नहीं लिखूंगा। मैं कविता लिख ही नहीं सकता, मैं कविता लिख ही नहीं सकता। एक कविता का अंत। भी आपने स्वर्गीय श्री नरेंद्र खजूरिया की डोगरी कहानी एक कविता दा अंत का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतरकार थे श्री जितेंद्र शर्मा। हिंदी अनुवाद श्री विष्णु भारद्वाज ने किया था। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन और तकनीकी सहायिका बीना भारद्वाज। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री सुरेंद्र सेठी, सुरेंद्र वर्मा, कमला कुमारी चोपड़ा, ईश्वर दत्त कौशिक, गणेश सेठ, अनिल थापर, जया मेहता, गोविंद स्वरूप बाजपेयी, B.S. भटनागर, माला कुमार, सुशील बनर्जी, मंजू आलोक और वीना होरा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।